Hello everyone, this is Jitendra and welcome to Hanuman Studies. In this video, we are going to discuss current affairs of 5 अक्टूबर of 2024. आज के इस वीडियो में हम लोग 5 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हनुमान स्टडीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीखने को जरूर मिलेगा तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो 5 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स के पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जिस वीडियो में जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको अगर आप डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इसे वेबसाइट पे भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे वेबसाइट पे जाकर के विजिट करके वेबसाइट पे हनुमान स्टडीज की वेबसाइट पे विजिट करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो पीडीएफ में भी है तो आप इसे वहां पे भी विजिट करके आप पढ़ सकते हैं। कि डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो हनुमान स्टडीज आपको करंट अफेयर्स और जनरल अफेयर्स, जनरल नॉलेज के पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आर्टिकल्स जो है लाते रहता है। तो हनुमान स्टडीज को सब्सक्राइब कर लें। हनुमान स्टडीज यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है इसका। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है ये हनुमान स्टडीज के नाम से नहीं है, दूसरे नाम से है, मेरे दूसरे चैनल पे, जिसे आप वेबसाइट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की डिजिटल हेल्प चाहिए या मदद चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो 5 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट पॉइंट है कि भारत यूरोपीय संघ के ईवी बैटरी रिसाइकलिंग पर सहयोग के प्रमुख बिंदु, की हाइलाइट्स ऑफ इंडिया यूरोपियन कोलैबोरेशन ऑन ईवी बैटरी रिसाइकलिंग। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भारतीय और यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन के स्टार्टअप्स के बीच इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी रिसाइकलिंग तकनीकों पर केंद्रित एक इंटरेक्शन हुआ। और सेकंड पॉइंट है कि यह कार्यक्रम भारत का सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, ये सारा जो भी पीडीएफ में है सब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ओके, आप देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है ताकि इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाले दोनों तरह के विद्यार्थियों को सुविधा रहे। ठीक है, तो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी क्यों ना हो, तो करंट अफेयर्स के पॉइंट सब में पूछे जाते हैं, तो ये इसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह इंटरेक्शन 20 जून 2024 को आयोजित मैच मेकिंग इवेंट में उत्पन्न हुआ, जो भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिक परिषद के तहत हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि टीटीसी का गठन भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी के मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया था। टीटीसी क्या होगा, तो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। ठीक है, टीटीसी जो है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का जो गठन है, तो ये यूरोप और भारत के बीच में जो है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट किसका कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय भारतीय पक्ष से वर्किंग ग्रुप के नेतृत्व करता है, जबकि यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व शोध एवं नवाचार के लिए महानिदेशालय करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह सहयोग सतत विकास की चुनौतियों का सामना करने और भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन था हमारे फर्स्ट पॉइंट का। सेकंड पॉइंट है कि LNIPE के 10वें दीक्षांत समारोह के मुख्य बिंदु, 10th कॉन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ LNIPE। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है, युवा मामलों और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के 10वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की, जो 4 अक्टूबर 2024 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। अब सेकंड पॉइंट इसके रिगार्डिंग कि मंत्री ने खेलों में उत्कृष्टता केंद्र के लिए 400 नए बिस्तरों वाला छात्रावास का उद्घाटन किया। आप इमेज में देख सकते हैं कन्वोकेशन में शामिल हुए हैं मनसुख मांडविया, डॉक्टर मनसुख मांडविया, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं। इस कार्यक्रम में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान में एक आधुनिक डिजिटल स्टूडियो का भी उद्घाटन किया गया। ये एक्सप्लेनेशन था हमारे दूसरे पॉइंट का। आवर थर्ड पॉइंट इज कि रस्सियों और वस्त्रों के लिए नए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के मुख्य बिंदु। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि रस्सियों, कार्डेज, जियो टेक्सटाइल्स और औद्योगिक वस्त्रों के लिए नए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का उद्देश्य निर्माण स्थलों पर सुरक्षा दक्षता को बढ़ाना है। यह मानक निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्यावरण को लाभ पहुंचाने के लिए सामग्री की गुणवत्ता को नियंत्रण करने के लिए बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि QCOs को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा 1 अप्रैल 2025 से होगा, एवं लघु एवं मध्यम उद्यमों SMEs को अनुपालन के लिए अतिरिक्त 3 महीने का समय मिलेगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2025 से ये लागू किया जाएगा और SMEs को, जो भी स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस हैं, तो इनको 3 महीने का समय मिलेगा इसको अनुपालन करने के लिए। सभी उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए इन मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और प्रशिक्षण किए जाएंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन था हमारे थर्ड पॉइंट का। अब फोर्थ पॉइंट इज कि कृत्रिम सिनेप्टिक डिवाइस और सड़क सुरक्षा सेंसर में प्रगति। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान INST, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सिनेप्टिक
सिनेप्टिक डिवाइस विकसित की जो जीव विज्ञान सिनेप्सिस के व्यवहार से नकल करती है, जिससे कंप्यूटिंग दक्षता बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि इस डिवाइस के पारंपरिक वॉन न्यूमैन कंप्यूटिंग की चुनौतियों को दूर किया जाएगा, जिसमें एक विशेष 2D इलेक्ट्रॉन गैस और ऑक्साइड हेट्रो स्ट्रक्चर का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है कि यह चिप लघु और दीर्घकालिक स्मृति की नकल कर सकती है और लॉजिक गेट ऑपरेशंस कर सकती है, जिससे यह उन्नत न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम्स में उपयोग होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेस सेंटर बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने प्रेशर सेंसिंग और एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए पॉलीमर नैनो कंपोजिट विकसित किया। ठीक है, तो नैनो और सॉफ्ट सेंसर सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस बेंगलुरु, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, उन्होंने पॉलीमर नैनो कंपोजिट और प्रेशर सेंसिंग एनर्जी हार्वेस्टिंग एप्लीकेशंस को डेवलप किया है, ये खबर आ रही है। नेक्स्ट है कि इस पॉलीमर नैनो कंपोजिट का उपयोग करके एक सड़क सुरक्षा सेंसर प्रोटोटाइप बनाया गया है। तो ये जो नैनो कंपोजिट का डेवलपमेंट किया गया, तो इसे रोड सेफ्टी सेंसर, ठीक है, सड़क सुरक्षा सेंसर प्रोटोटाइप बनाया गया है, जिससे उच्च जोखिम वाले दुर्घटना स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए लगाया जा सकता है। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन हमारे फोर्थ पॉइंट का। अब फिफ्थ पॉइंट इज कि रेलवे सुरक्षा बल के 40वें रेजिंग डे परेड, ये 40th रेजिंग डे परेड ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का 14th रेजिंग डे परेड हुआ, जिसमें श्री अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री, ठीक है, अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मंत्री हैं, उन्होंने 4 अक्टूबर 2024 को रेलवे सुरक्षा बल के 40वें रेजिंग डे परेड के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। यह कार्यक्रम नासिक में आरपीएफ जोनल ट्रेनिंग सेंटर में हुआ। यह कार्यक्रम जो हुआ तो आरपीएफ के नासिक के ट्रेनिंग सेंटर में हुआ। केंद्रीय मंत्री ने 33 आरपीएफ कर्मियों को मेरिटोरियस सर्विस के लिए पुलिस मेडल और जीवन रक्षा मेडल से सम्मानित किया, जिन्होंने 2023 और 2024 में यात्रियों की जान बचाने में साहस दिखाया। उन्होंने महिला कर्मियों के समर्थन पर जोर देते हुए आरपीएफ जोनल ट्रेनिंग सेंटर के लिए 35 करोड़ की ग्रांट भी की घोषणा की। तो महिला कर्मी जो है आरपीएफ में सम्मिलित हैं, तो उनके समर्थन की जोर देते हुए उन्होंने 35 करोड़ की घोषणा की आवंटित की है। ये 40th रेजिंग डे को संबोधित करते हुए हमारे माननीय श्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, एक्सप्लेनेशन था हमारे 5th पॉइंट का। अब 6th पॉइंट इज कि रोजगार सृजन और श्रम सुधारों पर क्षेत्रीय सम्मेलन के प्रमुख बिंदु, रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड लेबर रिफॉर्म, तो उससे रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें फर्स्ट क्या है तो केंद्रीय मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे, ठीक है, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे 4 अक्टूबर 2024 को गुवाहाटी में रोजगार सृजन और श्रम सुधारों पर क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे के द्वारा 4 अक्टूबर को रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेशन एंड लेबर रिफॉर्म, दैट इज रोजगार सृजन और श्रम सुधारों का क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया उन्होंने। अब इस सम्मेलन में 8 उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा की भागीदारी थी। यह कार्यक्रम श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सहकारी संघवाद के तहत आयोजित किए गए 6 क्षेत्रीय कार्यशालाओं में छठा था। चर्चाओं में श्रम सुधार, रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन योजना, ई श्रम एक स्टॉक समाधान, निर्माण और अन्य श्रमिकों के लिए कार्यक्रम और गुणवत्ता रोजगार सृजन तथा डेटा साझा करने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम में जो भी डेवलपमेंट रिगार्डिंग था एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और उनके सैलरी से रिलेटेड, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी था, जैसे श्रम सुधार, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम, ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन, बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इस तरीके के जो भी मजदूर का काम करने वाले हैं, जो भी बिल्डिंग साइट्स पे काम करने वाले हैं, तो उन सब चीजों पे भी उनके भलाई के लिए जो कि नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट्स हैं, तो उन पे फोकस करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक्सप्लेनेशन था हमारे 6ठे पॉइंट का। अब 7th पॉइंट इज कि मेजर सर्ज इन गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग, भारत का जो भी स्वास्थ्य की सुविधा में जो भी खर्च किया जाता है, तो उसमें बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उस पर कुछ प्रमुख बिंदु है। ठीक है, सरकारी स्वास्थ्य खर्च में बड़ी बढ़ोतरी, नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान की प्रमुख बातें, उनके प्रमुख बिंदु हैं। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा एनएचए अनुमान 2020-21 और 21-22 के लिए जारी किए हैं। इन रिपोर्ट में भारत में स्वास्थ्य व्यय का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, जिनमें कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। तो सरकारी स्वास्थ्य व्यय गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर वृद्धि हुई है इसकी। द शेयर ऑफ जीएचई गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन जीडीपी रोज फ्रॉम 1.13% इन 2014-15 टू 1.84%। तो जीएचई का जो सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 2014-15 में 1.13% से बढ़कर 21-22 में 1.14% हो गया। सामान्य सरकारी व्यय जीजीई जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का खर्च का जो हिस्सा है 2014-15 में लगभग 3.94% था, तो 21-22 में 6.12% हो गया। अब प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 3 गुना हुआ है। जो भी प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य
प्रति व्यक्ति पे खर्च होता था, तो उसमें 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। उसके रिगार्डिंग कुछ आउटकम्स है। तो प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 2014-15 में 1108 से बढ़कर 3119 रुपए हो गए हैं, जो कि 69 रुपए हो गए, जो कि 3 गुना है लगभग। क्योंकि अब जेब से होने वाला खर्च, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, वो कम हुआ है। जो सरकार जो देती थी उसमें बढ़ोतरी हुई है 3 गुना, और जो लोगों की जेब से जो खर्च हुआ करता था तो वो उसमें कमी हुई है। कितनी, तो वो देखते हैं इसमें। घरेलू स्वास्थ्य खर्च में कमी आई है। कुल स्वास्थ्य व्यय में ओओपीई का हिस्सा 14-15 में 62.6% से घटकर 39.39.4% हो गया है। तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे 7वें पॉइंट का। Our 8th point is कि ICMR partners with NTPC विद्युत व्यापार निगम to boost solar power in health research। ICMR और NTPC विद्युत व्यापार निगम ने स्वास्थ्य अनुसंधान में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र ICMR ने NTPC विद्युत व्यापार निगम के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान सुविधाओं में स्वास्थ्य ऊर्जा के उपयोग बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सेकंड पॉइंट है कि इस समझौते के तहत 15 आईसीएमआर संस्थानों में कुल 4559 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जो नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता को बढ़ावा देंगे। तो ये जो है इंस्टॉलेशन किया जाएगा 4559 किलोवाट का जो रूफटॉप सोलर पैनल्स है उनको 15 आईसीएमआर संस्थानों में। एक पावर खरीद समझौता पीपीए दैट इज पावर परचेज एग्रीमेंट अगले 25 वर्षों के लिए एक निश्चित और सौर शुल्क सुनिश्चित करता है, जिससे दीर्घकालिक लागत बचत और स्थिरता सुनिश्चित होगी। इससे जो लंबे समय तक में जो है जो भी पावर जनरेशन में हेल्पफुल रहता है तो उसमें कमी आएगी। 7 संस्थान पहले से ही सौर ऊर्जा का लाभ उठा रहे हैं और यह नया समझौता आईसीएमआर के कार्बन फुटप्रिंट और ऊर्जा व्यय को कम करने में मदद करेगा। तो आईसीएमआर का जो लक्ष्य है कि कार्बन फुटप्रिंट और ऊर्जा व्यय में कमी करना, तो उसमें बढ़ोतरी करने का ये काम करेगा। यह साझेदारी आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ हरित भविष्य के दृष्टिकोण का समर्थन देते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान एवं नवीकरणीय ऊर्जा में राष्ट्रीय लक्ष्यों को आगे बढ़ाती है। यह हमारा 8वां पॉइंट एक्सप्लेनेशन। Our 9th point is इको मार्क नियम 2024 पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की मांग को बढ़ावा। न्यू इको मार्क रूल्स 2024 बूस्टिंग डिमांड फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 26 सितंबर 2024 को इको मार्क नियम अधिसूचित किए, जो 1991 की पुरानी योजना की जगह लेंगे। यह योजना 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए लाइफ मिशन पर्यावरण के लिए जीवन शैली के अनुरूप है, जो पर्यावरण अनुकूल उत्पादों और टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देती है। तो 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो लाइफ मिशन शुरुआत किया गया है, तो इसके प्रारूप है, अनुरूप का इस पे काम करेगा, किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इको मार्क योजना उन उत्पादों पर केंद्रित है जो विशेष पर्यावरण मानदंडों का पालन करते हैं, जिससे न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित हो और संसाधन दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिले। इस योजना को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन पार्टनरशिप विद ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। इस योजना को जो है लाइफ मिशन के अंतर्गत जो लागू किया जाएगा इको मार्क स्कीम, तो इसमें जो सीपीसीबी शामिल रहेगा और बीआईएस दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भी शामिल रहेगा। इन दोनों मिल करके इसको चालू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसके रिगार्डिंग की योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, टिकाऊ उपभोग को प्रोत्साहित करना और निर्माताओं को पर्यावरण अनुकूल उत्पादन की प्रेरित करना है। ये योजना का स्कीम का एम हो गया। ये एक्सप्लेनेशन था हमारे 9वें पॉइंट का। अब 10th पॉइंट इसके उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यम से कौशल छात्रवृत्ति योजना NMMSS, ठीक है, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, ये उत्तर प्रदेश में इसकी वर्क कार्यशाला के बारे में शुरुआत किया गया है। तो क्या इसके रिगार्डिंग, तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और वाराणसी जिले में संस्थान नोडल अधिकारियों और संस्थाओं के प्रमुख के लिए कार्यशाला आयोजित की। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि इस कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP पर 2024-25 परियोजना वर्ष के लिए आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया में सहायता करना था, जो 30 जून 2024 से शुरू हो रहा है। तो 30 जून 2024 से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो रहा है और वेरिफिकेशन हो रहा है, तो इन सब चीज में सहायता मिल सके, तो इसके लिए ये इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया NMMSS का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि इन कार्यशालाओं का उद्देश्य NSP पर पंजीकरण और सत्यापन प्रक्रिया को तेज करना और तकनीकी प्रश्नों का समाधान करना था। नेक्स्ट पॉइंट इसकी NMMSS के एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य चयनित छात्रों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ आवंटन DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो सके, ठीक है, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो सके विथ यूपी हैविंग ए स्कॉलरशिप कोटा ऑफ 15,143।
जिसमें उत्तर प्रदेश के पास 15,143 की छात्रवृत्ति का कोटा है। ये था हमारा एक्सप्लेनेशन 10वें पॉइंट का। अब 11th पॉइंट इज कि एनसीसीज माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन टू माउंट अबी गमीन, एनसीसी की पर्वतारोहण यात्रा माउंट एबी गमीन पे हुई। तो अब इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एनसीसी की पर्वतारोहण टीम ने माउंट एबी गमीन की चोटी को सफलतापूर्वक छुआ, जो 7,355 मीटर ऊंची है, 4 अक्टूबर 2024 को। ये 4 अक्टूबर 2024 को एनसीसी के द्वारा, एनसीसी के माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन टीम के द्वारा माउंट एबी को टॉप पे पहुंचा गया, जो कि 7,355 मीटर की ऊंचाई पर है। यह एनसीसी के अगले मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण तैयारी कदम है, जो 2025 में माउंट एवरेस्ट पर निर्धारित है। ठीक है, तो ये एनसीसी का जो नेक्स्ट मिशन है माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस सेशन समझिए, जिसमें 7,355 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये लोग चढ़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके रिगार्डिंग कि यह यात्रा 28 सितंबर 2024 को देहरादून में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा झंडी दिखाकर शुरू की गई। नेक्स्ट पॉइंट इसकी यह 1970 में स्थापना के बाद 88वें एनसीसी कैडेट्स की पर्वतारोहण यात्रा थी। ये तो 1970 के बाद ये 88वां जो था एनसीसी का कैडेट माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन था, 88वां। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हमारा एक्सप्लेनेशन 11th पॉइंट का। अब 12th पॉइंट इज कि डिलीवरी ऑफ एमिनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बराज LSAM-21 शस्त्र सामग्री टॉर्पीडो और मिसाइल बराज LSAM-21 की डिलीवरी। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि शस्त्र सामग्री टॉर्पीडो और मिसाइल बार्ज LSAM-21 11 into ACTCM बार्ज प्रोजेक्ट की 7वीं बार्ज को भारतीय नौसेना को 4 अक्टूबर 2024 को नवल डॉकयार्ड मुंबई में सौंपा गया। ठीक है, तो ये भारतीय नौसेना को 4 अक्टूबर को सौंपा गया है LSAM-21। This project was built by MSME Shipyard MS Suryadipta Project Private Limited Thane and the contract was signed on 5 March 2021। यह परियोजना MSME Shipyard MS Suryadipta Projects Private Limited ठाणे, जो कि ठाणे की एक कंपनी है, तो उनके द्वारा बनाई गई और इसके निर्माण के अनुबंधन 5 मार्च 21 तक हस्ताक्षरित किया गया था। तो ये डिलीवरी देते हुए LSAM-21 की डिलीवरी लेते हुए नौसेना। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन बार्ज का समावेशन भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएगा, जिससे शस्त्र सामग्री और अन्य सामग्रियों के परिवहन, चढ़ाई और उतराई में सहायता मिलेगी। ये बार्ज स्वदेशी रूप से डिजाइन भारतीय रजिस्टर ऑफ शिपिंग नवल नियमों और विनियमों के अनुसार निर्मित है। यह पहल भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक्सप्लेनेशन था हमारे 12th पॉइंट का। Our 13th पॉइंट इज कि CSR एंड SDGs पर राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन अलाइनिंग CSR विद SDGs, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन aligning CSR with SDGs was held on October 2-3, 2024। 2 और 3 अक्टूबर को जो है एक कॉन्फ्रेंस किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन अलाइनिंग CSR एंड SDGs बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स IICA के द्वारा इसको आयोजित किया गया। ओके, तो डॉक्टर ऑगस्ट तानो कुआमो जो कि विश्व बैंक के देश निदेशक, भारत में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया नई दिल्ली के होटल ललित में। ये और इस ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट का इनॉग्रेशन किया गया डॉक्टर ऑगस्टे तानो कुआमो के द्वारा। यह कार्यक्रम महात्मा गांधी की जयंती पर भारत में पहले वार्षिक कॉर्पोरेट सोशल, ठीक है, यह कार्यक्रम महात्मा गांधी की रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। 2 और 3 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर। सम्मेलन का उद्देश्य CSR पहलों में ट्रस्टशिप सिद्धांत को बढ़ावा देना और सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs को प्राप्त करने में मदद करना था। इसका लक्ष्य जो है, तो जो भी ट्रस्टीशिप फिलॉसफी है CSR में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, तो इनको अचीव किया जा सके, इस पे फोकस किया गया। ये था एक्सप्लेनेशन 13th पॉइंट का। अब 14th पॉइंट इज कि कोलैबोरेशन विद बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड अमेजन, डाक विभाग और अमेजन के बीच सहयोग हुआ है। ये सहयोग के रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि MOU पर हस्ताक्षर डाक विभाग DOP और अमेजन ने 4 अक्टूबर 2024 को लॉजिस्टिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप, अमेजन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल हैव बीन वर्किंग टुगेदर सिंस 2013। तो अमेजन और DOP जो है 2013 से इस पर काम कर रही है। तो यूजिंग DOP's नेटवर्क एंड फॉर पार्सल ट्रांसमिशन, तो DOP का नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए पार्सल के ट्रांसमिशन के लिए। तो दीर्घकालिक भागीदारी, अमेजन और डाक विभाग 2013 से एक साथ काम कर रहे हैं DOP के नेटवर्क का उपयोग करके पार्सल ट्रांसमिशन के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है इनके MOU पे साइन करने का, तो सहयोग का उद्देश्य अमेजन के लिए लॉजिस्टिक में सुधार करना है। अमेजन के जो भी लॉजिस्टिक्स का जो डिलीवरी सिस्टम है, तो उसमें इंप्रूवमेंट हो सके, उसमें सुधार हो सके, तो इसका फोकस रहेगा, उद्देश्य रहेगा।
जिससे पूरे भारत में बेहतर पार्सल डिलीवरी और ई कॉमर्स के विकास का समर्थन हो सके। तो इसकी मदद से क्या है कि पूरे भारत में पार्सल डिलीवरी जो है वो बेहतर हो सके और ई कॉमर्स का जो डेवलपमेंट में है तो उसमें डेवलपमेंट हो सके। अब सहयोग के कुछ मुख्य क्षेत्र, सहयोग जो इन दोनों के बीच में समावेश से सहयोग होगा तो उसके कुछ मुख्य क्षेत्र, लॉजिस्टिक संचालन का समन्वय, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, नॉलेज शेयरिंग बिटवीन बोथ ऑर्गेनाइजेशंस, दोनों संगठनों के बीच ज्ञान साझा करना, दक्षता में सुधार करने के लिए क्षमता साझा करने के अवसर, कैपेसिटी शेयरिंग अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव एफिशिएंसी, ये की एरियाज है कोऑपरेशन के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए का एक्सप्लेनेशन हो गया हमारे 14th पॉइंट का। अब 15th पॉइंट इज कि 6th यूएस इंडिया कमर्शियल डायलॉग मीटिंग, अमेरिका भारत वाणिज्य संवाद की 6ठी बैठक। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है, बैठक का विवरण, ठीक है। तो मीटिंग डिटेल्स के बारे में फर्स्ट पॉइंट में है कि अमेरिका की वाणिज्य सचिव जीनो रायमोंडो और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 3 अक्टूबर 2024 को वाशिंगटन डीसी में अमेरिका भारत वाणिज्य संवाद की 6ठी मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक की। सेकंड पॉइंट क्या है, उपलब्धियों की समीक्षा। इस बैठक में मार्च 2023 में नई दिल्ली भारत में हुई 5वीं मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद की प्रगति की समीक्षा की गई है। तो ये भारत नई दिल्ली में आयोजन किया गया था 5th मिनिस्ट्रियल मीटिंग मार्च 2023 में, तो इसकी समीक्षा किया गया है इस बैठक में। अब सीईओ फोरम का गठन किया गया इसके रिगार्डिंग। तो 2 अक्टूबर 2024 को अमेरिका भारत सीईओ फोरम के पुनः आयोजन का स्वागत किया गया। यह फोरम दोनों देशों के सीईओ को अपने विचार साझा करने और सरकारों के साथ सिफारिशें करने का अवसर प्रदान करती है। तो अमेरिका और इंडिया में जो भी सीईओ का फोरम में जुड़े हुए हैं तो वो जो है भारत देश के सरकार के साथ अपनी सिफारिशें और विचार साझा कर सकते हैं। अब ज्वाइंट रिकमेंडेशन, संयुक्त सिफारिशें की गई इसके लिए। तो उसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि दोनों पक्षों ने सीईओ के महत्वपूर्ण योगदानों और विभिन्न विषयों पर व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए उनके संयुक्त सिफारिशों को स्वीकार किया। दोनों पक्षों ने जो है तो सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और इस पर आगे विचार भी किया जाएगा। ओके, एक्सप्लेनेशन हमारे 15वें पॉइंट का, 15th पॉइंट का। अब 16th पॉइंट इज कि तालचर उड़ीसा में विशेष न्यायालय की स्थापना, स्पेशल ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड इन तालचर उड़ीसा। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि मंत्रिमंडल का निर्णय 3 अक्टूबर 2024 को मंत्रिमंडल ने तालचर उड़ीसा में भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के विवादों को सुलझाने के लिए पूर्णकालिक विशेष न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी। न्यायालय की आवश्यकता, मौजूदा अंशकालिक न्यायालय में 31 मई 2024 तक 860 मामलों का बैकलॉग है। लाभ, यह न्यायालय मामलों के निवारण को तेज करेगा जिससे किसानों और भूस्वामियों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा। कानूनी प्राधिकरण, यह नागरिक न्यायालय की शक्तियों के साथ कार्य करेगा, गवाहों को बुलाने और दस्तावेजों की जांच करने में सक्षम होगा। लक्ष्य, यह कदम भूमि विवादों को प्रभावी ढंग से सुलझाकर कोयला उत्पादन बढ़ाने और आर्थिक विकास का समर्थन करने का लक्ष्य रखता है। तो ये जो उड़ीसा के तालचर में स्पेशल ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश किए गए हैं तो इन सब के रिगार्डिंग कैबिनेट का डिसीजन था, फिर नीड ऑफ ट्रिब्यूनल आवश्यकता की पड़ी इसकी, फिर इसका लाभ क्या रहेगा, कानूनी प्राधिकरण पे क्या असर पड़ेगा और इसका लक्ष्य क्या है जो इसे अचीव करना रहेगा। तो इन सब चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया गया जिसे आप पीडीएफ में जाकर के पढ़ सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन था हमारे 16th पॉइंट का। अब 17th पॉइंट इज कि इनॉग्रेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट्स बाय यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्रों का उद्घाटन। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL, ठीक है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के 51 छत पर सौर ऊर्जा संयंत्रों का उद्घाटन रांची से किया। तो केंद्रीय मंत्री हैं श्री सतीश चंद्र दुबे जी, तो उन्होंने 51 रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स का उद्घाटन किया भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के द्वारा रांची में। इन संयंत्रों की कुल क्षमता 2.428 मेगावाट है और यह अस्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए है। वर्तमान में 1.66 मेगावाट के सौर संयंत्र कार्यशील है और 2024-25 में 3 मेगावाट का एक छत पर सौर संयंत्र स्थापित करने की योजना है। तो वर्तमान में करेंटली 1.66 मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट्स है जो एस्टैब्लिश्ड है उड़ीसा में। नेक्स्ट कि इसके अलावा दुग्धा वाशरी, ठीक है, दुग्धा वाशरी में 20 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड और सौर प्रोजेक्ट 2024 तक पूरा करने की उम्मीद है। तो दुग्धा वाशरी में 20 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो 2024 के इस साल के अंत तक में कंप्लीट करने का इरादा है उसका। और भोजदीह कोल वाशरी में 25 मेगावाट का प्रोजेक्ट मार्च 2025 तक पूरा करने का उसे पूरा कोशिश किया जा रहा है। ओके, एक्सप्लेनेशन था हमारे 17th पॉइंट का। अब 18th पॉइंट इज कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव, कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन। इट इज अवर 18th पॉइंट। अब इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कार्यक्रम का विवरण। तो कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 4 से 6 अक्टूबर 2024 तक आर्थिक विकास संस्थान और वित्त मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। फोकस एरियाज, इस सम्मेलन में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पहला कि हरा संक्रमण पर वित्त पोषण, ठीक है, ग्रीन ट्रांजिशन, तो इस पर वित्त पोषण हो।
फिर जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन ग्रोथ, भौगोलिक आर्थिक विखंडन और उसके विकास पर प्रभाव। फिर पॉलिसी एक्शन प्रिंसिपल्स टू मेंटेन इकोनॉमिक रेजिलियंस, आर्थिक लचीलापन बनाए रखने के लिए नीतिगत कार्रवाई को सिद्धांत। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भागीदारी, पार्टिसिपेशन किस किस का रहा है इस कार्यक्रम में, तो इस कार्यक्रम में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों और नीति निर्माताओं की भागीदारी होगी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक दक्षिण को अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो इनकी भागीदारी रहेगी इसमें। तो एक्सप्लेनेशन था अब हमारे 18th पॉइंट का। अब 19th पॉइंट इज राष्ट्रपति से संबंधित की करंट अफेयर्स रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आध्यात्मिकता और पर वैश्विक शिखर सम्मेलन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता और वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसे प्रजापति ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था। ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें प्रेसिडेंट ने पार्ट लिया। अब यह शिखर सम्मेलन 4 अक्टूबर 2024 को माउंट आबू राजस्थान में हुआ। इसका आयोजन जो है राजस्थान के माउंट आबू में हुआ 4 अक्टूबर 2024 को, जिसमें राष्ट्रपति ने हिस्सा लिया। तो आप इमेज में देख सकते हैं आदि गौरव सम्मान समारोह एंड ग्लोबल समिट ऑफ SCHS। आदि गौरव सम्मान समारोह, द प्रेसिडेंट ऑल्सो ग्रेस्ड द आदि गौरव सम्मान समारोह एट मानगढ़ धाम बांसवाड़ा राजस्थान ऑन द सेम डे। उसी दिन जो है प्रेसिडेंट के द्वारा आदि गौरव सम्मान समारोह को भी अटेंड किया गया। ठीक है, आदि गौरव सम्मान समारोह को। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ 19th पॉइंट, जो कि करंट अफेयर्स का पॉइंट था प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो नेक्स्ट पेज में है जो रेफरेंसेस है, जिसे आप डिटेल में न्यूज को पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स ऑफ ऑलराइट, तो करंट अफेयर्स ऑफ 5 अक्टूबर एंड से यहाँ पे तक ही है। तो जो भी हनुमान स्टडीज पे नए हैं और यहाँ तक बने रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीखने को मिला है तभी आप यहाँ तक बने हैं, और अगर आपके साथ कोई तैयारी करने वाला है तो उनके साथ ये PDF को, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप इसे पढ़ने के लिए वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं read@hs.blogspot.com, और इसे आप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे वेबसाइट पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए आप कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।